वंदे मातरम। तो आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 12th सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का एक लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले आपको इसका परिचय कराएंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन परिभाषा देंगे, उसके बाद इसके उदाहरण को समझाएंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे और ठोस अवस्था की विशेषता के बारे में हम आप लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे परिचय क्या होता है। जैसा कि हम आप लोगों ने प्रीवियस कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं में क्लास 8th 9th में हमने पढ़ा है कि ये जो ठोस शब्द होता है एक शब्द है द्रव्य। तो पहले हम समझेंगे द्रव्य क्या होता है। तो दुनिया का हर वह चीज जिसमें कुछ भार होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ आयतन घेरता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, वह हमारा द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस। जिसमें हमने कक्षा 11 की क्लास में पढ़ा था कि द्रव और गैस की परिभाषा क्या होती है, द्रव और गैस विस्तृत ढंग से पढ़ा था। यहाँ पर क्लास 12th की क्लास में हमको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। द्रव्य की वह अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, देखिए एक शब्द है अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अवयवी कण की हम थोड़ी सी व्याख्या करना चाहेंगे। तो अवयवी कण का मतलब होता है जैसे परमाणु, अणु, आयन, ये 3 शब्द होते हैं क्या? अवयवी कण। जैसा कि यहां आप देखेंगे लिखा है, अर्थात परमाणु, अणु तथा आयन। तो अवयवी कण का यह मतलब होता है आपका कि परमाणु, अणु अथवा आयन। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या कंपोनेंट एलिमेंट भी कह लेते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्या होता है? तथा कह रहे हैं कि अर्थात परमाणु, अणु तथा आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा संकुलित होते हैं। देखिए एक शब्द और है अंतरा आणविक। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? अंतरा मतलब 2 अणुओं के बीच के स्थान को अंतर का मतलब होता है जैसे एक अणु यह हो गया, एक अणु यह हो गया, और अणुओं के बीच का जो स्थान होता है इसी को हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। इसके बीच में जो एक दूसरे की ओर यह आकर्षित होता है इसी को बोलते हैं प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। यानी कि 2 अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात परमाणु, अणु तथा आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते हैं? संकुलित का मतलब पैक्ड होते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ लिखा गया है पैक्ड होते हैं, अर्थात एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो इस तरीके से हमने ठोस की परिभाषा बताया कि द्रव्य की क्या बताया? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे से अर्थात अणु, उसमें जो कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, अर्थात उसके अंदर जो परमाणु, अणु तथा आयन एक दूसरे से प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा संकुलित होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ऐसे में आप देख रहे हैं आपके सामने है जैसे में ये बर्फ, लकड़ी
ईंट, पत्थर, कोयला आदि। तो ये आपके मुख्य एग्जाम्पल हैं। क्या है? ये आपके मुख्य एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? देखिए, ये आपके मुख्य उदाहरण है ठोस अवस्था के। और इसको हम समझने के लिए देखिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये है आपका बर्फ ना, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयला और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आपके दैनिक जीवन में, जैसे मेज, कुर्सी, तख्ता आदि जो कठोर होते हैं। ये इसके बीच में जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं, एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो ये हमारे क्या हुए? उदाहरण हो गए। अब है एक्सप्लानेशन, इसकी व्याख्या क्या होती है? एक्सप्लानेशन तो हमने अभी आपको बताया कि जैसे दो अणुओं के बीच अगर जो स्थान होता है और उसी को हम अंतरा आणविक स्थान या कहते हैं, और अणुओं के बीच में ये नगण्य होता है। नगण्य का तात्पर्य है कि एक दो अणु एक दूसरे से ऐसे से सट जाते हैं और इसके बीच में बिल्कुल एकदम स्थान नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है। फिर उसके बाद जब प्रत्येक अणु एक दूसरे से सट जाएंगे तो ऐसे ऐसे जैसे पास पास एक दूसरे के पास पास ऐसे सट जाएंगे तो एक दूसरे के क्लोज टू क्लोज होते हैं, तो उसी को कहते हैं उसका घनत्व अधिक है। और घनत्व शब्द हम जैसे अपने दैनिक जीवन में समझते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ जगह हो गया जहाँ पर काफ़ी लोग एक दूसरे के पास पास होते हैं। जैसे मेला ले लीजिए, मेला में हम लोग जाते हैं तो एक व्यक्ति एकदम दूसरे के ऊपर तक चढ़ जाता है, एकदम ठसा ठसा रहता है, उसी को घनत्व कहा जाता है हमारे विज्ञान की भाषा में। और अगर घनत्व जैसे व्यक्ति दूर दूर है, काफ़ी जगह है, एक दूसरे के बीच में काफ़ी स्थान है, तो वहाँ घनत्व कम हो जाएगा। और एक दूसरे से एकदम सटे सटे हैं, पास पास हैं, तो वहाँ पर घनत्व तो अधिक होता है। उसी तरीके से आकर्षण बल, और जब एक दूसरे के पास व्यक्ति होते हैं तो उसके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। जैसे आप जानते हैं चुंबक होता है, चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी तरीके से जब किसी भी तत्वों, किसी भी अणुओं, किसी भी परमाणुओं के मध्य में अगर एक दूसरे के पास पास रहेंगे, उसका घनत्व अधिक रहेगा तो आकर्षण बल अधिक लगता है। तो यही हमने लिखा है, आकर्षण बल अधिक लगना। और उसके बाद जब प्रत्येक अणु एक दूसरे के पास पास होंगे और एक दूसरे के पास पास होंगे, उसका घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो उसके बीच में आकर्षण बल अधिक लगेंगे, और आकर्षण बल जब अधिक लगेगा तो उसके प्रत्येक अणु एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो इन चार शब्दों के आधार पर ही हम इस ठोस अवस्था की व्याख्या कर पाएंगे। अगर ये चार शब्द नहीं आप समझेंगे तो इसकी व्याख्या को भी समझने में आपको दिक्कत होगा। तो आइए, अब इन चार शब्दों को हमने समझाया, अब इन चार शब्दों की सहायता से हम इस ठोस अवस्था की क्या करेंगे? परिभाषा को समझेंगे, व्याख्या करेंगे। और हम इसमें व्याख्या करते करते कम से कम आपको बता दें कि एनसीईआरटी पैटर्न में 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इसी व्याख्या में छिपे हुए हैं। जैसे आप अगर एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे पहला ही पेज पर पहले आपके जो बॉक्स बना होता है उसमें क्वेश्चन लिखा है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। इन सभी तथ्यों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी इसी 4 शब्दों की सहायता से इसमें हम व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, अब इन 4 शब्दों के, इन 4 वाक्यों, ये 4 जो अंतरा आणविक स्थान है, घनत्व अधिक है, आकर्षण बल अधिक है, प्रबल स्थिर वैद्युत अंतरा आणविक आकर्षण, इनके सहायता से हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है क्योंकि ठोस के अणु एक दूसरे के अधिक पास पास होते हैं, और ठोस के अणुओं के अधिक पास पास होने के कारण इन ठोस के अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है, अर्थात बिल्कुल नहीं होता है। और ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान नगण्य होने के कारण अणुओं के मध्य जो अणुओं का घनत्व होता है, घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं का घनत्व अधिक होने के कारण प्रत्येक अणु के मध्य में आकर्षण बल अधिक लगता है, और आकर्षण बल अधिक लगने के कारण प्रत्येक
ठोस के प्रत्येक अणु एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसलिए हम इसे सरसरी निगाह में कैसे कह सकते हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत अधिक पास पास होते हैं। ठोस के अणुओं के बहुत अधिक पास पास होने के कारण उसके बीच में अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है। अंतरा आणविक स्थान नगण्य होने के कारण उसके बीच में आकर्षण बल उसका घनत्व अधिक होता है, और जब घनत्व अधिक होगा तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक लगेगा, और आकर्षण बल जब अधिक लगेगा तो आकर्षण बल अधिक लगने के कारण ठोस के प्रत्येक अणु एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इस तरीके से हमारी यह आपका जो है व्याख्या यहाँ पर हमने लिखा है, ठोस अवस्था की व्याख्या हुई। और इसको समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम भी रखा गया है, जो छोटा सा डायग्राम है। इसमें देखिए हमने ठोस को एक दूसरे से सटा सटा करके रखा है, इसे एकदम इसके अणुओं के बीच में स्थान भी नहीं है, और ये चारों वाक्यों का पालन भी कर रहा है। अब आइए देखते हैं हम तो ठोस अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था की क्या है विशेषता, आइए देखते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है इसके जो अणु होते हैं, अभी पहले ही आपने पढ़ा कि ऐसे बंधे होते हैं कि दृढ़ माने रिजिड इंग्लिश में कहते हैं, वे ठसे ठसे रहते हैं, दबाने से नहीं दबते हैं, और ठोस पदार्थ अपनी आकृति और आयतन बनाए रखते हैं। जैसे अगर कोई ईंट है, ईंट को जिस आकार में ढाल दिया जाता है वह अपना आकार और आकृति उसी तरीके से बनाए रखता है। ठोस अवस्था में जैसे लोहा वगैरह हुआ, लोहे को हम पिघला करके कोई भाई उसको राड के रूप में साथ कर रहा है, कोई उसको किसी भी हर एक प्रकार के मेटेलिक जो भी जितने भी पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं जैसे लोहा है, लोहे को गलाकर कुछ लोग कैंची का आकार दे रहे हैं, कुछ लोग राड बना रहे हैं, कुछ लोग सरिया बना रहे हैं, और पीतल वगैरह को पिघला पिघला कर कोई ग्लास बना रहा है, कोई लोटा बना रहा है। तो तमाम प्रकार की चीजों को एक आकार दिया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि देखिए ठोस पदार्थ अपनी आकृति और आयतन बनाए रखते हैं। ठीक, उसके बाद पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। ये क्या है, क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टल बना सकते हैं का मतलब है कि ठोस पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि अगर हम ठोस को पिघला दें, पिघलाने के बाद अगर उसको रखें तो ठंडा जैसे ही होगा वह ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, और उसी शब्द को क्रिस्टल कहते हैं। और आप ये समझ लीजिए, जहाँ कहीं पर भी अगर विज्ञान की दुनिया में क्रिस्टल शब्द आ जाए उसका तात्पर्य होता है ठोस पदार्थ। ये जानिए, कुछ बच्चे क्रिस्टल का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे उस भाषा को नहीं समझ पाते। तो यही लिखा है, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। अब आगे है, पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य का मतलब होता है दबाने से न दबे, और संपीड्य का मतलब होता है दब जाए। जैसे रबर का गेंदा है, अगर रबर का प्लास्टिक का, तो उसको हम दबा देंगे तो पिचक जाएगा, दब जाएगा, तो वह क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि वह संपीड्य है। और असंपीड्य का मतलब होता है कि हम उसको दबाएं तो दबे नहीं। जैसे कठोर हो, लोहा है वो भाई दबाएंगे तो दबेगा नहीं, ईंट है उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, इसलिए वह असंपीड्य है। और असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। तो इसीलिए आपका जो चौथा पॉइंट लिखा है, पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। अब द्रव एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थ के ठोसों में विसरण नगण्य होता है। एक शब्द है विसरण। विसरण का मतलब क्या है कि विसरण का मतलब जैसे अगर हम द्रव पदार्थ लिए हैं, अगर उसमें बहाव का गुण आता है, और बहाव का मतलब होता है जो तनु और सांद्र होता है। अभी तनु और सांद्र का हमने आपको आगे वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें पढ़ेंगे तो
कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, समझ जाएंगे। तो तनु जो होता है सांद्र पदार्थ तनु की ओर गमन करता है, यानी कि प्रवाह करता है। विसरण का मतलब होता है एक बहने का गुण, जैसे पानी है तो पानी को अगर हम गिराएंगे तो उसमें बहने का गुण होता है, फ्लो करने का गुण होता है। गैस में अगर कहीं पर पाइप लगा है, अगर जैसे बैलून है, बैलून में से अगर हम एयर फूंकते हैं तो उसमें कहीं छेद हो गया तो उसमें से हवा निकलने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन एक बैलून में अगर हम ठोस पदार्थ डाले हैं, उसमें छेद है, तो क्या उसमें से निकल कर जाएगा? नहीं जाएगा। वही कहा जा रहा है कि द्रव एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थ के ठोसों में विसरण नगण्य होता है, विसरण नहीं के बराबर होता है, उसमें फ्लो का गुण नहीं पाया जाता ठोस में। और आपका छठवां पॉइंट है, गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। और जिस ताप पर, कहते हैं जिस ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर, क्या, जिस ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, देखिए क्या लिखा है, जिस ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो उस ताप को ठोस अवस्था का गलनांक कहते हैं। अब देखिए दो शब्द होते हैं, एक गलन होता है जिसको हम मेल्टिंग करना कहते हैं, अब एक गलनांक होता है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर गलनांक है, गलनांक का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं पानी ले लीजिए, सीधी सी बात, बहुत से लोग इसको जानते हैं कि हमारा जो पानी का क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ये शब्द हैं, ये शब्दों को हम आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे क्या है, बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, यानी कि कोई भी द्रव अगर गरमाने पर, गर्म करने पर वह उबल रहा है, उबलने की क्रिया हो रही है, तो उसको हम कहते हैं उबलना, यानी कि बॉइलिंग करना। और वही द्रव जिस निश्चित ताप पर उबलना शुरू हो जाए उसी को हम कहते हैं क्या, यानी कि क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जल का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और साधारण जल यानी शुद्ध आशुद्ध जल का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से भिन्न भिन्न धातुओं को पिघला करके, गला करके उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात किया हुआ है। और वही यहाँ पर लिखा है कि ठोस अवस्था की जो विशेषता है भाई, जिस ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को हम ठोस अवस्था का गलनांक कहते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि जैसे क्या है, अभी हीरे का गलनांक आप पढ़ेंगे, अच्छे कंपटीशन में आता है कि भाई हीरे का गलनांक, यानी कि हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, लगभग 2800 से 2700 या 3000 के आसपास इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। टंगस्टन का तार होता है, लगभग यह 22 से 2400 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास ये पिघलता है। तो उसी तरीके से इसका गलनांक होता है। और आपने समझा गलनांक, उसी तरीके से आपका होता है हिमांक। जिस भाई ताप पर, जिस वायुमंडलीय, देख रहे हैं ना, जिस ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव क्या हो जाए, जम जाए, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक। तो ये था आपका गलनांक, हिमांक और क्वथनांक के बारे में भी हम समझ लिए। तो ये हमारे आपके जो ठोस अवस्था की क्या था, परिचय, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद उदाहरण हम आप लोगों ने देखा और अच्छे से हमने अच्छे तरीके से व्याख्या को समझाया। और व्याख्या के बाद ठोस अवस्था की विशेषताएं बताया कि पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं, ठोस पदार्थ अपनी आकृति और आयतन बनाए रखते हैं, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं, पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। असंपीड्य को भी हमने समझाया क्या होता है, द्रव एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थ के ठोसों में विसरण नगण्य होता है और गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। जिस ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को, उस कथन की ठोस अवस्था का गलनांक कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको परिचय बताया, परिभाषा बताया, उसके बाद उदाहरण आपके सामने रखा, व्याख्या बताया, ठोस अवस्था की विशेषताएं बताया। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसी टॉपिक के जस्ट अगली हेडिंग बताएंगे, ठोस अवस्था का वर्गीकरण क्या होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस आपके कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस।